अमित अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आ रहा था। वो काफ़ी मॉडर्न किस्म का इंसान था। वो किसी भी तरह की भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। रास्ते में आते समय उसे एक साइन बोर्ड नजर आता है। अमित उसे पढ़ता है। रुद्र में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच आना मना है। इसका उल्लंघन करने वाला अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा। अमित साइन बोर्ड पढ़ने के बाद वहाँ का गेट खोलकर अंदर चला जाता है। वहाँ उसे कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है और वो डरते हुए कहता है, मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए, यहाँ वाकई कुछ गड़बड़ है। यह कहकर वो वहाँ से निकल पाता कि उससे पहले ही वो बुरी शक्तियाँ उस पर हावी हो जाती है और उसे जान से मार देती है। उस जगह पर इस तरह की घटना के चलते एक फ्रेंड ग्रुप ने वहाँ जाने का प्लान बनाया। उन्हें जानना था कि सच में वो जगह हॉन्टेड है या बस एक अफवाह। ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उनमें से एक दोस्त कहता है, यार प्लीज़ यहाँ ना लुका छुपी मत खेलो। वैसे भी हमें अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये जगह एक हॉन्टेड प्लेस है भी या नहीं। मजाक मजाक में कहीं सीरियस इंसिडेंट शुरू ना हो जाए और हम इसी गलत फहमी में रहे कि ये तो बस एक मजाक था। हाँ राजीव, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब तक हमें इस जगह के बारे में ठीक से पता नहीं लग जाता, हमें होशियार रहना चाहिए। ग्रुप दो अलग अलग सोच के लोगों में बंट गया। कुछ लोग भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास कह रहे थे, तो कुछ का मानना था कि ये सब बातें सच होती है और उन्हें इन सब से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को बात बच्चों जैसी डरपोक लगती है और वो बाकियों की हंसी उड़ाने लगते हैं। उस ग्रुप में समीर, जो कि भूत प्रेत पर विश्वास करता था, वो कहता है, पता नहीं, पर मेरा मानना है इस दुनिया में इंसानी दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है, जो कि है आत्माओं की दुनिया। मुझे लगता है ये वाकई बहुत फिल्मी हो रहा है। अभी तो शुरुआत है, देखो आगे आगे इसका यकीन आत्माओं के लिए कितना बढ़ता जाता है। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। कुछ साल पहले की बात है, मुझे मेरे दादा ने बताया था, जब तक आत्माओं को इंसाफ के बदले मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक वो भटकती रहती हैं और उनके रास्ते में आए लोगों को वो जान से मार देती हैं। मुझे लगता है इसकी बातों में आकर कहीं वो आत्मा सच में ना जाग उठे। उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे तुम तो सच में डरपोक निकली। अभी तो हम यहाँ आए ही हैं और अभी तक तो हमने शुरुआत भी नहीं की है और तुम जाने का कह रही हो, डरपोक इंसान। ये चारों मिलके उस जगह पर उन आत्माओं को बुलाने की कोशिश करते हैं, यह जानने के लिए कि सच में ये आत्मा होती भी है या नहीं। हेलो सिस्टर, क्या तुम हमारे सामने आ सकती हो? देखो हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं और कितनी दूर से आए हैं। वहीं दूसरी तरफ राजीव छत पर निकल पड़ता है, जहां जाना सख्त मना है। राजीव को वहां कुछ दिखाई पड़ता है। अरे ये क्या, ये तो एक कील है। राजीव जब उस कील को उठाने के लिए वहां जाता है तो वो कील अचानक से गायब हो जाती है और वो हैरानी से कहता है, अभी तो वो कील यही थी, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गई। तभी वो कील पीछे के दरवाजे से टकराकर नीचे गिर जाती है। जब राजीव उस कील को उठाने जाता है, तब उस गेट के पीछे से कुछ डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती है और उसके सामने कोई पीट करके खड़ा होता है। यार समीर प्लीज़ मजाक करना बंद करो, वैसे यहाँ कुछ चीज़ें अजीब सी हो रही हैं। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम चुप क्यों हो, कुछ कहो। जब वो पलटता है तो समीर नहीं बल्कि भूत होता है। ये देख राजीव वहां से तेजी से भागने लगता है और उसी छत पे जा पहुंचता है जहां जाना मना था। समीर अपना कैमरा लेके एक रूम में जाता है। देखो, हम यहाँ ये जानने आए हैं कि यहाँ आखिरकार हुआ क्या था, ताकि हम सभी
तुम्हें इंसाफ दिला सकें। हमारे यहाँ कर तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। प्लीज कोई इशारा दो हमें कि यहाँ सच में कोई है। ये कहते ही वहाँ थोड़ी देर बाद सामने से एक साया भागता नजर आता है और ये देखते ही समीर हैरान हो जाता है। समीर हैरानी से कैमरा चेक करता है तो उसे कुछ दिखाई पड़ता है। ये क्या, कैमरे की बैटरी पूरी फुल थी, फिर ये अचानक लो कैसे हो गई? और अब ये कैसे पता करूं कि वो साया इसमें रिकॉर्ड भी हुआ या नहीं? अरे समीर, तुमने कोई आवाज़ सुनी? मुझे वो आवाज़ राजीव की लग रही थी। नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। देखो यार, मेरे कैमरे की बैटरी अचानक ही डाउन हो गई है। अब मैं कैसे चेक करूंगा? ये कहकर जब आकांक्षा का कोई रिप्लाई नहीं आता तो समीर पलट कर देखता है तो आकांक्षा वहाँ होती ही नहीं। फिर वो उसे ढूंढने लगता है। कोई लड़की वहाँ ज़मीन पर अपना फंसा हुआ पैर निकालते दिखती है। समीर उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। कौन हो तुम? अरे आकांक्षा, तुम्हारा पैर यहाँ कैसे फंस गया? रुको, मैं मदद करता हूँ। आकांक्षा रोते हुए कहती है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखना, वो बुरी आत्माएं हमें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगी। हाँ, मुझे भी लगता है अब तो हमें यहाँ से सच में निकल जाना चाहिए। वैसे भी अब तो सबूत इकट्ठा करने से रहा। तभी इन्हें किसी के चीखने की आवाज़ आती है। समीर उन आवाज़ों के पीछे जाने लगता है। इतने में आकांक्षा कहती है, समीर, तुम उन आवाज़ों पे मत जाओ। वो बुरी आत्माएं हमें अपने जाल में फंसाकर यहाँ से अब रोकने का काम करेगी। हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। नहीं आकांक्षा, हम अपने दोस्त को यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। वैसे भी ये आवाज़ मुझे राजीव की ही लग रही है। मुझे जाना चाहिए, तुम यहीं रुको। ये कहते ही समीर वहाँ से चला जाता है और यहाँ आकांक्षा को एक बुरी आत्मा अपनी ओर आती दिखाई पड़ती है। आकांक्षा के पैर में चोट लगने की वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाती और कहती है, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मुझे जाने दो, हमें माफ़ कर दो। अब हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। मगर वो बुरी आत्मा नहीं मानी और आकांक्षा को वहीं पर गला दबाकर मार डाला। वहीं दूसरी ओर प्रिया एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहां बहुत अंधेरा होता है। वहां उसे कुछ नज़र नहीं आता और अचानक से उस रूम के गेट बंद हो जाते हैं। ये क्या, अचानक से गेट क्यों बंद हो गया? कौन है वहाँ? प्लीज़ गेट खोलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा भी है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। प्रिया अपने दोस्तों को पुकारने लगती है मगर वहाँ कोई नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद प्रिया को उस रूम में रखे टेबल के हिलने की आवाज़ें आने लगती है और वो घबराने लगती है। कौन है यहाँ पर? देखो, तुम जो भी हो, मुझे कुछ मत करना, मुझे यहाँ से जाने दो। प्रिया कुछ कर पाती कि उससे पहले टेबल तेज़ी से उसकी ओर आकर बुरी तरह उसे लग जाता है, जिससे उसकी वहीं तुरंत मौत हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर राजीव भी छत पर से कूद जाता है। बस अब उन चारों में से समीर ही बचा होता है और वो गुस्से में आकर कहता है, मैंने तो अपने दादा से सुना था कि जब कोई बुरी आत्मा किसी जगह पे भटकती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसे मुक्ति चाहिए। मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं उससे पहले ही तुमने मेरे सारे दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये कहकर समीर उस जगह पर बैठ जाता है और रोने लगता है। थोड़ी देर बाद हवा से किताब के कुछ पन्ने उसके सामने आ जाते हैं और वो उन्हें उठाकर पढ़ने लगता है। मेरा नाम महेश है। हम सभी मजदूर यहाँ औजार बनाने का काम किया करते थे। जिसके अंडर में हम सभी मजदूरी किया करते थे वो और कोई नहीं, सार्थकगढ़ का नेता पवन चौहान था। पवन चौहान कोई और नहीं बल्कि समीर के पिताजी थे। समीर आगे बढ़ता है। हम 512 मजदूर यहाँ काम किया करते थे। चौहान साहब ने हमारे पैसे देना बंद कर दिया था। बस दिन रात हमसे बड़ी बेरहमी से काम करवाते थे। उनका काम ना करने पर वो हमारे परिवार वालों को मारने की धमकी दिया करते थे। समीर इन सारी बातों को पढ़कर काफ़ी ज़्यादा हैरान था।
क्योंकि समीर के पिताजी ने कभी उसे ये बातें नहीं बताई थी और ना ही समीर को ये बात पता थी कि उसके पिताजी कोई औजार बनाने का काम भी करवाया करते थे। मजबूरन हमें उनका काम करना पड़ता था। एक दिन हम सभी लोगों ने बहुत मजबूर होकर उसी जगह पे खुद को जलाकर खत्म कर लिया। समीर पूरी बात जानने के बाद कहता है, मैं जान गया, पिताजी ने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं उनका ये सच सभी लोगों के सामने लाऊंगा और आपको इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। समीर अपना कैमरा लेकर घर पहुंचता है और अपने पिताजी से उस दिन की सारी हकीकत बुलवाकर कैमरे में रिकॉर्ड करके सबके सामने सच्चाई ला देता है और अपने ही पिताजी को जेल भिजवा देता है, जिससे उन सभी मजदूरों की आत्माओं को शांति मिल जाती है। आज वहाँ एक हॉस्पिटल बन चुका है और उस जगह पर उस दिन के बाद से हादसे होना बंद हो गए।